दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपके करने वाले हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे। और इसमें पेडागोजी भी रहेगा आपका। 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के होंगे और 15 क्वेश्चंस आपके ईवीएस के जो टेक्स्ट बेस्ड है वो होंगे। तो डेफिनेटली आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाला है और इनमें से सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बिल्कुल कर लेना। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद helps him to catch the sounds from all direction is। आपको उस जानवर का नाम बताना है जो हर डायरेक्शन से सुन सकता है, अपने कान को मूव कर सकता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, जिससे कि वो हर डायरेक्शन की वो सुन सके, आवाजें सुन सके। सो ये कौन सा जानवर है आपको ये बताना है। सो ये है आपका टाइगर। ठीक है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है टाइगर। और अगर आपको नहीं पता तो इस चीज को कहीं नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एक्टिविटी। आपको ये सारी एक्टिविटीज रखी है, इसमें से आपको अलग से चूज करनी है। प्रिपेयरिंग टी, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डफ और स्विमिंग। इसमें से सबसे अलग एक्टिविटी आपको कौन सी दिख रही है। सो यहाँ पे प्रिपेयरिंग टी, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर और नीडिंग डफ लिख रखा है। ठीक है, तो मतलब आटा गूंदना है एक तो। और तो आपको इसमें से सबसे अलग एक्टिविटी बतानी है जो कि आपकी कौन सी होगी। सो ये इन इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे अलग एक्टिविटी आपकी जो होगी वो आपकी होगी कॉम्बिंग हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके यहाँ पे भी आपका यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। मैच द आइटम्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये सारे आपको मैच करना है। सनबर्ड, ए सनबर्ड लिख रखा है, डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स नेस्ट फॉर द बर्ड इन विच इट लेज एग। तो देखो ये सनबर्ड नहीं है। जिसके लिए जो अपना वो नहीं बनाती, ये कौन सी बर्ड है आपसे पूछा है। तो यार देखो, इसका अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो ये होती है ना आपकी कौन सी बर्ड होती है जो अपना वो खुद नहीं बनाती है। 63 का आपका आंसर है पार्ट फोर्थ। ये आपकी जो ये वाली फर्स्ट का है फोर्थ, जैसे कि आपकी, और डी का है आपका थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो सनबर्ड है उसका क्या होता है, उसका तो होता है कि यहाँ पे जो होता है नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री, इट हैज हेयर, ग्रास, थिन टर्निंग्स, ड्राई लीव्स, क्लोथ पीस। तो जो सनबर्ड का होता है वो तो ऐसा होता है। ठीक है, छोटे से ट्री की ब्रांच पे वो अपना हैंग करते हुए बनाती है। और उसके बाद आपका आता है ऑप्शन यहाँ पे बी का फर्स्ट, तो आपका सही ऑप्शन है ये वाला है। ठीक है, जो आपका ये है कोयल है, वो क्या करती है, वो नहीं बनाती अपना नेस्ट खुद, उसके लिए कौवा बनाता है। देखो कितनी अच्छी जोड़ी जोड़ी है ना इन दोनों की। और उस क्रो बनाता है नेस्ट, उसमें जो एग एग है वो कोयल देती है। ठीक है, कोयल नहीं है, ये कोयल है। उसके बाद इंडियन रॉबिन जो होता है, नेस्ट ऑफ टू लीव्स ऑन अ फ्रेश दैट आर स्टिच। अब देखो स्टिच्ड टुगेदर यूजिंग शार्प बीक ऑफ द बर्ड। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टिचिंग हो रही है तो स्टिचिंग का काम तो टेलर करता है, तो ये तो टेलर बर्ड ही करेगी, है ना। तो यहाँ पे आपका डी का हो जाएगा थर्ड। और सी का ऑप्शन जो बचा हुआ होता है आपका वो हो जाता है सेकेंड, कि इंडियन रॉबिन जो होता है, नेस्ट जो ग्रास के बीच में जो स्पेस होता है बिटवीन द स्टोन्स अलॉन्ग साइड द रोड, वहां पे वो ऑन द टॉप आर प्लेस्ड सॉफ्ट ट्विग्स, रूट, वूल, हेयर, कॉटन, इन सब मटेरियल से वो बना लेता है अपना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे भी आपका हो जाता है फोर्थ। ठीक है, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। सो अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन इज। तो आपको बताना है तीनों जो एलिमेंट, तीन जो चीजें रखी है वो सारी आयरन रिच हो। तो आप सबको पता है स्पेनेच, जैगरी और आंवला, ये आयरन रिच होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट है आपके जो ये पालक होता है, गुड़ होता है और आंवला होता है, इसमें सबसे ज्यादा आपको आयरन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास फिफ्थ बुक रिटन बाय प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज। जो टाइटल है लेसन का, क्लास फिफ्थ की बुक है जो हमारी प्रेसिडेंट ने लिखा है, उसका क्या है, टाइटल क्या है।
नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन वो लोग आराम से कर सकते हैं जिन लोगों ने ईवीएस की बुक पढ़ रखी है। तो यहाँ पे आपका जो वो है, वो टाइटल है आपका उसका ब्लो हॉट हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक है। जो ये आपकी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ आर कंट्री जो है उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाता है उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यस, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन इतने आवर्स, तो एवरेज स्पीड जानी है। तो स्पीड आपको पता है कार की क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, 1512 किलोमीटर को 28 आवर्स से डिवाइड करोगे, तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, आप मुझे बताओगे कितना आएगा। आपको एवरेज स्पीड बतानी है कार की, ठीक है। तो आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला ही लगाना है, और मुझे आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। मैं आपको नहीं बता रही हूँ इसका आंसर कितना आएगा, बट आप मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। अब याद रखना, किलोमीटर पर आवर में आपका हो सकता है आंसर थोड़ा डिफरेंट है, तो आप उसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हो। ये काफी आंसर आपने मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, ठीक है। वैसे आप जब ये सब चीजें कर लोगे तो मैं आपको बता रही हूँ, बट फिर भी आपको कमेंट करके सही आंसर मुझे बताना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। इधर भी आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। उसको आपको चेंज करना तो आता ही है आपको ना, मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। मीटर किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और आर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 into 60 कर दो। Now, in one of the state of our country, it is observed that most of the houses in rural areas are made on the strong bamboo pillars. The wooden floors are made almost 3 to 3.5 meter high. The walls of the houses are also made of wood because of the heavy rains. The roofs of the house are generally made sloping. This state could be. आपको पता है ये स्टेट कौन सा है, क्योंकि इस स्टेट में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए इनके जो घर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर से बनाए जाते हैं, जिससे कि अगर कभी बाढ़ बाढ़ आ जाए तो उनके घर ना बहे नीचे से, ठीक है। तो जो पानी है वो कट होके निकल जाए उन बैम्बू पिलर से। तो इतना हाई बनाता है, और इसलिए इनकी वॉल्स जो होती है वो भी वुड की बनाई जाती है, और इनकी जो छत होती है वो भी स्लॉपिंग बनाई जाती है, जिससे कि बारिश का पानी ऐसे गिर के नीचे आ जाए, वहाँ इकट्ठा ना हो। तो ये असम है आपका, असम में क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है इन चारों स्टेट की कंपैरिजन में, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ अब तक आपको सारे ये समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छे सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके वो भी पूछ लेना। नाउ सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग देयर कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। आपको बताना है इनमें से कौन से वो 3 ग्रुप हैं, स्टेट्स के बताने हैं, 3 स्टेट्स के कौन से ग्रुप हैं जिनका आपका जो कोस्ट है, मतलब कि उनके वो सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल। तो आपको बस इतना सा आंसर देना है। मैप, अगर आपने अभी तक मैप नहीं देखा है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मैप देखिए। जब आप मैप देखोगे, अभी इस वीडियो को पॉज करके देखना या बाद में जाके देखना, मैप देखोगे तो देखना कि बे ऑफ बंगाल के आसपास क्या पड़ रहा है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आपका है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। अब देखो इस वाले को ना आप ऐसे मत लो कि हम इसको सिर्फ सुन रहे हैं, कोई कथा नहीं है ये, है ना। नोट भी करो अपने आंसर्स वगैरह जो आपको नई चीजें पता लग रही है, और दूसरी चीज कि आप अपना स्कोर भी लिखते चलो कि आपने कितने आंसर सही दिए, कितने आंसर गलत दिए, और आपका टोटल स्कोर 30 में से कितना बन रहा है। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं एग्जाम में, है ना, कितनी मेहनत की और जरूरत है आपको किस सब्जेक्ट में। तो अपना स्कोर लिखते चलो, और एंड में अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने गलत हुए। देखते हैं सबसे अच्छा किसका स्कोर रहता है, ठीक है। नाउ इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। द स्पेशल यूनिट यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज टिन। द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज, देखो ये आपको पता होगा कि ये जो जमीन होती है उसको, उसकी जो यूनिट है हम लोग टिन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो टिन है इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर कैन प्रोड्यूस 1 tin ऑफ सीड्स, या फिर अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोस 1 tin ऑफ सीड्स, लैंड विद डायमेंशन इतना, लैंड विच इज इक्वलेंट टू 1 hectare। ये आपसे पूछ रखा है, तो नहीं, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका ये है कि एक लैंड जिसपे फार्मर जो है ये इतना वो कर सकता है,
1 टीन ऑफ से ग्रो कर सकता है, प्रोक्योर की बात नहीं है, ग्रो की बात है, ठीक है। तो उसको हम टिन कहते हैं। तो इस तरीके से अलॉट की जाती है वो, कि इनके पास इतने टिन लैंड है और ऐसे है, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है सेकंड ऑप्शन सही आंसर इसका, ठीक है। अब consider the following statements regarding the practices followed by the farmers of the Jharkhand under झूम फार्मिंग। तो आपको ये बताना है कि झूम फार्मिंग में किससे के रिगार्डिंग जो झारखंड में होती है, ठीक है। आप क्वेश्चन में ये भी आ सकता था आपके कि झारखंड की फेमस फार्मिंग के बारे में बताओ, या फिर जो झूम फार्मिंग है वो कहाँ की है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज सही है। तो आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सेम ईयर्स, तो ये सही है गलत है आपको ये बताना है। द वीड्स बैम्बू एटसेट्रा आर पुल्ड आउट एंड बर्न्ड इन द फील्ड, या फिर द एश ऑफ द वीड्स एक्ट एज मैन्योर, या फिर व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज प्लव्ड डीपली बिफोर ग्रोइंग द सीड्स, ठीक है। अब ये 4 स्टेटमेंट है, आपको सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। अब जल्दी से आप आंसर बताओ, और सही आंसर अपना लिख करके नोट करके अपने पास रख लो, और अपना स्कोर काउंट करते रहना आपका स्कोर कितना हुआ है। मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ। झूम फार्मिंग में ये होता है कि एक उसको कट करने के बाद, कटिंग वन क्रॉप, द लैंड इज लेफ्ट फॉर सेम ईयर्स, मतलब कुछ सम ईयर्स है, ये कुछ सालों के लिए छोड़ दी जाती है। और एश ऑफ वीड्स एक्ट एज मेन्योर, ठीक है। तो जो एश जलाते हैं ना उसे, तो उससे वो एज अ वीड वर्क करती है। सो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर राइट हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपका ए और सी थी कुछ आता है। Yes. Next question is, in our country, the tribal people have been using bronze to make many things, pots, statues, etc. since thousands of years. Even now, we use bronze in our houses. Select from the following most appropriate statement about bronze. हमारे जो ट्राइबल पीपल थे हमारी कंट्री के, ठीक है, वो ब्रॉन्ज को बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। उसके हमारे पास बर्तन हैं, स्टैच्यूज हैं, ठीक है, मतलब हजारों साल पुराने। अभी भी हमारे घर में ब्रॉन्ज यूज होता है। तो ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज इज, आपको बताना है वो अलॉय है, एलिमेंट है, क्या है, ठीक है। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपका जो ब्रॉन्ज होता है ना वो एक अलॉय होता है। अब अलॉय किसका होता है आप ये मुझे बताने वाले हो। अलॉय किसका होता है? कॉपर जिंक का, कॉपर टिन का? यस, कॉपर टिन का। अब ये वो वाली टिन नहीं है, मतलब जो भी बोल रहे हो इसको, ये वो वाला नहीं है जो आपको हमने ऊपर लैंड के फॉर्म में दिखाया था। ये मेटल होता है एक, ठीक है। तो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। इसको याद रखना, आ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कॉपर टिन, ठीक है। यस, यहाँ पे भी आपका ही टिक कर देती हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोल रखा है ये एक रूट दे रखा है, मतलब टाइम टेबल सा दे रखा है ट्रेन का। अब आपको इसको देखना है और उसके बाद बताना है कि एवरेज स्पीड ट्रेन की क्या होगी दो स्टेशन के बीच में, जैसे गांधीराम एंड सूरत। सो गांधीराम से सूरत के बीच में आपकी ट्रेन की स्पीड क्या होगी, आपको ये बताना है। डिस्टेंस इसने कवर किया है 530 किलोमीटर, ठीक है। डिपार्चर टाइम गांधीधाम से इसका है 6:15, और पहुंच जाती है 16:20 पे, मतलब कि 6 बजे से लेकर के सुबह के 6:15 से लेकर के शाम के 4:20 तक। तो आपको बताना है इसके बीच में वो कितना होगा आपका, घड़ी निकालना, और इस टाइम को नोट करना कि आपके कितने आवर्स कितना मिनट है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ऊपर लगाना, डालना जो 530 होगा, और टाइम नीचे जो आपका अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा। ये सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 4:20 तक आपको कैलकुलेट करना है कितना टाइम होगा। तो ये ऑफकोर्स ये टाइम जो आपका रहने वाला है ये समवेयर अराउंड 12 घंटे से कम रहेगा, ठीक है। जो भी टाइम होगा आपको नीचे लगाना है और फिर इसको डिवाइड करके सॉल्व कर देना है। डिवाइड करके सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा ये मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ, ठीक है। तो इस पेपर को आप वैसे एक अपने मॉक की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। जितने क्वेश्चंस होंगे उतने आपका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है।
Now Kannauj is a city famous for perfume. Itra, this city is a district of one of the states of India. तो कन्नौज कहाँ पर है आपको ये बताना है. ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है. कन्नौज आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, फेमस है परफ्यूम के लिए, इत्र के लिए कन्नौज. ठीक है, अब आपको बोल रखा है कि आपको रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल न्यू दिल्ली में दे रखा है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ज्यादा चल रहा है. ऑयल का इतना, ऑयल में डीजल और पेट्रोल का रेट बता रखा है 81.92 और 21 में बता रखा था कि आपका इतना था. तो आपको ये बताना है कि एक साल में जो इनका रेट है वो कितना इंक्रीज हुआ है डीजल और पेट्रोल का रिस्पेक्टिवली. तो पहले आप डीजल का निकालोगे कितना इंक्रीज हुआ है, उसके बाद पेट्रोल का निकालोगे. ठीक है, तो डिफरेंस लेना है ना. डिफरेंस लेकर के आपको इसका परसेंटेज निकालना है. तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ. पहले आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को पॉज करके आराम से, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ क्या रहने वाला है आपका. सो जो आपका डीजल है, यस, जो आपका डीजल है वो आपका तो इंक्रीज हुआ है 12% से, है ना. और आपका जो ये है पेट्रोल है वो 11% से इंक्रीज हुआ है. तो आपका भी यही आंसर आ रहा होगा. आप एक और बार चेक कर लीजिए अपना क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है 12 एंड 11%. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इज. फुल मून डे पे सेलिब्रेट होने वाले 3 फेस्टिवल्स आपके हैं होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक बर्थडे. ठीक है, तो अगली बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. डायरेक्ट आंसर है, याद कर लो. पूर्णिमा वाले दिन होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक बर्थडे, गुरु नानक जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ईवीएस की टेक्स्ट बुक में एट प्राइमरी लेवल केयरफुली डिजाइन करी जाती है सो दैट बच्चे के मन में कोई और उनके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शंस ना हो. ठीक है, पढ़ते टाइम. तो विच फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक डू यू थिंक इज और आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूवर्ड दिस. तो कौन से फीचर्स होते हैं टेक्स्ट बुक के जो आपको लग रहा है इन चारों में सबसे अप्रोप्रिएट है. दिस इज डिटेलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टू क्लैरिफाई टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ मिसकंसेप्शंस. Definitions of important concepts are given in textbook. Concepts which cannot be perceived by young students as given at the introductory level. All of the above. ठीक है, so यहाँ पर concepts which cannot be perceived by young students as given at the introductory level. बिल्कुल सही है. कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चे उसको नहीं समझ पाते, तो हम उसको उनकी क्लास में इंट्रोडक्टरी लेवल तक ही देते हैं कि बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही समझाएं, उनको ज्यादा डीप में जाए नहीं तो मिसकंसेप्शन हो जाएगा, है ना. तो जैसे कि हम उन्हें अगर बॉडी पार्ट्स ही बता रहे हैं, आईज के बारे में बता रहे हैं, तो हम उन्हें आईज का सिर्फ इतना सा ही बताएंगे. तो आईज हमें देखने में हेल्प करती है, और थोड़ा बहुत की आईज, लाइक अगर हमें अपनी आईज अच्छे से मेंटेन करके रखनी है तो हमें ये फूड खाना चाहिए. इतना हम इतनी डिटेल में जाएंगे कि कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, ये सब चीजें होती है ना. थर्ड ऑप्शन इज राइट यहाँ पर. अब yes, community resource is considered an important teaching learning resource for EVS at primary level because जो community resource होता है वो important होता है teaching learning के लिए EVS में primary level पे. क्यों community resource? आपको पता है कि बच्चे जितना, छोटे बच्चे जितना आसपास से सीखते हैं उतना कहीं से नहीं सीखते. तो बिकॉज ये बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करती है, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं. कम्युनिटी में वो बैठते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं कहानियां ये वो, तो उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं वो. ठीक है, अनुभवों से सीखने का उन्हें वो मिलता है मौका. अब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास इन एन ईवीएस क्लासरूम एस्टिमेट द नंबर ऑफ चना सीड्स रिक्वायर्ड टू फिल अ स्मॉल बॉक्स. विच प्रोसेस स्किल कैन बी डेवलप्ड थ्रू दिस एक्टिविटी. अब ना एक 5th क्लास का बच्चा ईवीएस के क्लासरूम में बैठ के वो एस्टिमेट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ चना सीड्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे एक स्मॉल बॉक्स फिल करने में. ठीक है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू वो बच्चा क्या वो कर रहा है. 78 क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है. तो देखो यार, वो एस्टिमेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक्सपेरिमेंट तो कुछ कर रहा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है
कि अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि मान लो उसने देख लिया होगा कि यार 10 सीट से इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, मतलब इतनी सी जगह भर रही है, तो इतने से कितनी हो जाएगी, तो ऐसे करके वो प्रिडिक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो अनुमान ही लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, द रीजन फॉर सच प्लेसमेंट इज। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, हमने उनको पार्ट रखा है थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स का, ठीक है, सब थीम प्लांट्स एंड एनिमल्स है हमारी। तो वो हमने ऐसा क्यों रखा है, हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स को अलग से जगह क्यों नहीं दिया है, ठीक है। टू इनेबल अंडरस्टैंड, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू कंसिडर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज, to develop sensitivity in students towards plants and animals, to break stereotypes that plants and animals cannot be a part of our family। देखने में तीनों स्टेटमेंट एकदम सिमिलर सी लग रही है, ठीक है, बट यस यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है आपका फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये कोई स्टीरियोटाइप है नहीं कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारी पार्ट फैमिली का पार्ट नहीं हो सकते, और ऐसा कुछ नहीं है, तो हम मतलब ऐसा हम उन्हें घर में नहीं, काफी एनिमल्स ऐसे होते हैं हम उन्हें घर में नहीं रख सकते। चलो एक इंसान डॉग पाल रहा है, कुछ लोगों की फैमिली डॉग को बिलोंग नहीं करती, तो मतलब ये तो कुछ नहीं है। बट हाँ, बच्चों के मन में सेंसिटिविटी जरूर हम लाएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि वो अपने उसको एज अ पार्ट ऑफ फैमिली कंसिडर करे, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप वाली कोई बात नहीं है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड बी, ए एंड बी आर राइट आंसर। Yes. Now coming on to next. One of the major objective of teaching of EVS at the primary level is to enable students to, एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है ईवीएस पढ़ाने का प्राइमरी लेवल पे, वो होता है बच्चों को क्या करवाने के लिए, बच्चे एक्वायर करे स्किल्स जिससे वो एक्टिविटीज कैरी आउट कर सके इंडिपेंडेंटली, जिससे वो एनवायरनमेंट को सेव कर सके, या फिर बच्चों को एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ा सके फॉर स्टडीज एट अपर प्राइमरी लेवल। और बच्चों को हेल्प करता है कि जो क्लासरूम की में पढ़ाई हुई चीजें हैं उसको बाहर वाली दुनिया से लिंक करने में, या फिर वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स डेवलप अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट्स के बाहर तक भी उसको हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड करने में, मतलब सब्जेक्ट्स के बाहर की दुनिया का भी। वैसे प्राइमरी लेवल पे इतना ही होता है हम कि जो बच्चे की लर्निंग है क्लासरूम में वो आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेट कर पाए, तो इसीलिए हम उसको ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा समझ पाए दुनिया को बाहर की कैसी है सब कुछ, ठीक है। Now there is no prescribed textbook for EVS for class 1 and 2. Which of the following is the most appropriate reason for this? ये क्वेश्चन मैं 1000 बार करवा चुकी हूँ शायद। EVS में कोई प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए। क्यों नहीं है? बिकॉज हमने उसको इंटीग्रेट करा है ईवीएस को लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के साथ। तो हम लोग जब फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चों को मैथ्स और हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो उसी के साथ ईवीएस को इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहे ऐसे। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ओके, नाउ यस दिस इज राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग is or are the most important strategies to sensitize students towards conservation of plants and trees? इनमें से कौन से जो है एक अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है बच्चों को सेंसिटाइज करने की टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। विजिटिंग अ गोडाउन हैविंग वुडन लॉग्स होगा ये, राइटिंग पोस्टर्स टू सेव फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग, रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। कौन सी चीज से, 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं, हम बच्चों को वो करा सकते हैं, सेंसिटाइज करा सकते हैं कि भाई प्लांट्स और ट्रीज की कंजर्वेशन के लिए वो क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, यस दैट इज ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ACND। तो बिल्कुल आप अडॉप्ट कर सकते हो ट्री को, आप रोल प्ले करवा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे, और आप बच्चों को एक गोडाउन लेके जा सकते हो जहाँ पे काफी सारे वुडन लॉग्स है, तो आप उन्हें बता सकते हो कि कैसे ये सारे के सारे पेड़ को काट करके बने हैं और ये वो, ठीक है। सो ये करके हम कर सकते हैं। Now, which is the correct approach by an EVS teacher for evaluating students' knowledge in EVS? इनमें से कौन सी जो है एक करेक्ट अप्रोच है एक ईवीएस टीचर के द्वारा बच्चों को इवेलुएट करने की उनकी ईवीएस नॉलेज को? तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेगी वो टीचर, या फिर कुछ मेड सुटेबल टूल सुटेबल फॉर मेथड ऑफ टीचिंग, कुछ टूल्स बनाएगी जो
सुटेबल होंगे उसके मेथड ऑफ टीचिंग के लिए, या फिर कॉमन टेस्ट डेवलप करवाएगी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से, या फिर टीचर मेड टूल्स सुटेबल टू हर स्टूडेंट्स हर मेथड ऑफ टीचिंग एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। तो ऑफ कोर्स सारे ऑप्शंस में से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि टीचर मेड टूल्स यूज करेंगे जो बच्चों के लिए सुटेबल होंगे और उनकी मेथड ऑफ टीचिंग पे और लोकल कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होंगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द ऑप्शन बिलो शुड आइडियली फॉलो ऑल एक्टिविटीज डन बाय स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग। आपसे पूछा है इनमें से कौन से ऑप्शन जो हैं आइडियली फॉलो करने चाहिए, फॉलो ऑल एक्टिविटीज डन बाय स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग। Activities conducted at home, explanation of the activity by teacher, discussion in the classroom, maintaining record in EVS copies। तो इन सब में सबसे अच्छा ऑप्शन है डिस्कशन। डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन नहीं हो रहा तो एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे मोस्टली डिस्कशन से सीखते हैं। ठीक है, तो यस, देखो अब 5 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे बस, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को तो बिल्कुल कर लो, और टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे डेली लेक्चर्स आते रहते हैं और आपको नोटिफिकेशन भी उनकी मिल जाएगी। Now, which of the following will be used by EVS teachers to assess the authentic learning of their students? कौन सा इनमें से यूज किया जाएगा EVS टीचर के द्वारा अगर उसको अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को असेस करना है? तो क्वार्टरली टेस्ट, असाइनमेंट नोटबुक्स, पोर्टफोलियो, या फिर क्लासरूम बिहेवियर। सो ऑफ कोर्स पोर्टफोलियोज विल हेल्प देम, अगर उस टीचर को असेस करना है कि उसकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में सब चीजें होगी, क्या उसने करा पूरे अपने इस सेमेस्टर के या फिर आपके ईयर के दौरान, क्या क्या अच्छी चीजें क्या क्या बुरी चीजें, सब चीजें उसमें होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, yes, which of the following is the most appropriate strategy or resources while teaching the theme things we make and do? थिंग्स वी मेक एंड डू पढ़ाने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी कौन सी रहने वाली है? हम एक विजिट करवाएं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में बच्चों को आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि बिल्डिंग मटेरियल्स और डिजाइन्स को, या फिर डिस्कशन करवाएं वेरियस टाइप्स ऑफ हेड गियर वॉर्न बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, या फिर इंस्ट्रक्शन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स फ्रॉम रेफरेंस बुक्स, इंस्ट्रक्शन हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स का रेफरेंस बुक से, या फिर शेयरिंग ऑन फिगर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फिर अब इसमें से सबसे अच्छा और सही ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे, सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा कि हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में बच्चों की विजिट कराएं, जिससे वो बिल्डिंग मटेरियल्स और डिजाइन्स देख पाए, मतलब उस चीज से रिलेटेड कि कैसे होता था सब कुछ पहले के जमाने में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। Coming on to our next question, student of class 3 learn about their family members and then move on to family tree in class 4 and to the idea of family interaction in class 5. The curriculum approach in this theme is, जो स्टूडेंट है क्लास 3 के वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में समझते हैं एंड देन मूव ऑन टू फैमिली ट्री इन क्लास 4 में वो फैमिली ट्री पर जाते हैं जहाँ पे टू द आइडिया ऑफ फैमिली इंटरेक्शन इन क्लास 5, और उसके बाद फैमिली इंटरेक्शन क्लास 5 में बढ़ता है। तो ये जो करिकुलम अप्रोच है इन दिस थीम, ये किस पर बेस्ड है? एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, ग्लोबल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल, जनरल टू स्पेसिफिक, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस इज बेस्ड ऑन योर लोकल टू ग्लोबल। सबसे पहले हम लोकल पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद और चीजों पे जा रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे भी आपका वही है, लोकल टू ग्लोबल। Next question is, which of the following is an important element for a teacher to consider in an EVS lesson plan? कौन सा एक important element है एक टीचर के लिए जो कंसिडर करना चाहिए उसे EVS के लेसन प्लान में? सो इंस्ट्रक्शनल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस स्किल्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, या फिर इनमें से A B C D। एक EVS के लेसन प्लान में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, आपको बताना है इसका आंसर।
तो यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है ACD, विच इज ऑप्शन नंबर 4। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, मेजर कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस स्किल्स होने चाहिए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए। ठीक है, EVS के लेसन में अकॉर्डिंग टू मी एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू योर आंसर की ये जो ऑप्शन है वो 4th है, सो आई विल गो विद ऑप्शन 4 ACD। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा ऑप्शन है तो माइट भी वो भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो आंसर की के हिसाब से बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से भी नहीं बता सकती, क्योंकि हर बार होता है इनमें चेंजेस थोड़े बहुत रहते हैं। तो या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू टीच EVS टू द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। अगर आपको उस बच्चे को पढ़ाना है EVS जो देख नहीं सकता, तो उसको आप कैसे पढ़ाओगे? ऑडियो लेसन प्रिपेयर करोगे, टेक्टाइल मटेरियल्स या फिर यूज करोगे, या फिर लार्ज प्रिंट्स वाली चीजें यूज करोगे, या फिर सिंपल डायग्राम और कंक्रीट ऑब्जेक्ट से उसको पढ़ाओगे, या फिर EVS लेसन को जितना कंक्रीट हो सकता है उतना कंक्रीट आप बनाओगे? तो ऑफ कोर्स देखो, कंक्रीट मतलब आप जानते हो क्या होता है? कंक्रीट मतलब आपका होता है कि जो चीजें वो समझ सकते हैं, जब जो चीजें उनके सामने प्रेजेंट होंगी, ठीक है, देख भी नहीं सकते हो तो टच तो कर ही सकते हैं उसे। तो बिल्कुल डी ऑप्शन तो सही है ना? देखो, डायग्राम बनाने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि डायग्राम वो देख नहीं पाएगा, तो टेक्टाइल मटेरियल यूज करेंगे, ये ठीक है। ऑडियो लेसन प्रिपेयर करेंगे, ये भी ठीक है। तो आपका A B D ऑप्शन, 4th ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, now this is your last question. Salim wants to take students of primary classes on a field visit while teaching the theme water. तो उसको कौन सी साइट चूज करनी चाहिए? उसको पढ़ाना है बच्चों को वाटर, ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स उसको चूज करने चाहिए, या जोहार, या फिर बाउली, या खेजाड़ी खेजड़ी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो क्या चूज कर सकता है? वो चूज कर सकता है वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स, जोहार, A B एंड C बाउली। ये सारे के सारे वाटर सोर्सेस थे, तो यहाँ पर ये हम चूज कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाता है ABC। 4th ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, खेजाड़ी क्या है आप मुझे ये बताओगे कमेंट करके। इट इज वेरी कॉमन टर्म, आपने EVS में बहुत बार सुना होगा खेजाड़ी। ठीक है, क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मुझे जो सही आंसर बता रहा है उसका मैं कमेंट पिन जरूर करूंगी, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ABC इज राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे EVS का ये आपका खत्म हो जाता है पूरा की पूरा। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल अगर अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब तो कर ही देना। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, जो आपको सही लगे वो कर देना, क्योंकि आप लोग भी चाहते होंगे कि आपके फ्रेंड्स का भी सीटेट एग्जाम क्लियर हो। एंड या मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करूँ, टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड क्लियर फॉर्म में फटाफट से करवाऊँ। एंड डेफिनेटली मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स लेकर के आती रहती हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए तो सबसे बेस्ट है वो लेक्चर, क्योंकि हम सारे के सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से आपका मुश्किल से मुश्किल एक पेपर करने में आधा घंटा लगता है आपको, यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट आपका इजीली कवर हो जाता है पेडागोजी के साथ साथ। सो या मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना। गुड बाय।